इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अभी जब बजट आया था जून के मंथ में, तो वहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये चीज़ अलाउड नहीं थी, अलाउड थी पर 3 लेवल्स पे थी सिर्फ, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब जो कोर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी प्राइवेट सेक्टर की, तो उसी पे बात करी गई है। फिर कुछ पिटीशंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसी ने पिटीशन नहीं डाली क्या कि कभी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो पिटीशन भी डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया, रिजेक्ट भी कर दिया कि जो ये आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है बहुत डेंजरस होती है, सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो हम सभी को नहीं दे सकते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पर अभी जो है ज़रूरत पड़ चुकी है क्योंकि हमारे कुछ टारगेट्स भी हैं, वो चाहे क्लीन एनर्जी को लेके हो, वो चाहे डिफेंस में जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उसको लेके हो, जो मर्जी हो, वहाँ पे हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली आपके, एक तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरे आपके चाहिए क्रिटिकल मिनरल। तो आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं कंबाइंड है एक दूसरे से, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इन दोनों के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करके एक टॉपिक है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो टॉपिक को। तो अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जुलाई 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ अनाउंस करी। क्यों अनाउंस करी? क्योंकि हम छोटे छोटे रिएक्टर्स बना रहे हैं इस टाइम पे। अब ये जो रिएक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं आपको, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है, और अगर गलती से कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है तो फटते भी बहुत डेंजरस तरीके से हैं, और कुछ आइसोटोप्स हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं जिससे बड़ी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं एंड डेथ भी होती है लोगों की। जैसे चेरनोबिल के बारे में सुना था, याद है ना, 1986 यूएसएसआर का टाइम, यूक्रेन में लोकेटेड था उस टाइम के हिसाब से। तो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था जिससे हमें ये चीज़ तो पता लगी कि अगर ये टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी मैल फंक्शनिंग आती है तो इट कैन बी डेंजरस। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर, भारत स्मॉल रिएक्टर, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे रिएक्टर्स बना रहे हैं। कुछ यहाँ में मोबाइल होंगे, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हो, तो जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे इसको आप मोबाइल तरीके से लेके जा सकते हो। साइज वुड बी स्मॉल। वैसे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आप एक रिएक्टर से 1000 मेगावाट से भी ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आपकी जो एनर्जी की प्रोडक्शन रहती है वो थोड़ी कम रहती है, 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे पहले तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो तरह की रहती है, वन इज योर फीजन, न्यूक्लियर फीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी रहती है आपकी फ्यूजन। फ्यूजन नाम से ही पता लग रहा है कि दो चीजें आपस में मिल रही हैं और एक चीज बना दे रही है, फ्यूज हो रही हैं दो चीजें, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये पूरी की पूरी जो आपकी एनर्जी है ये चलती है एटम्स के ऊपर, और एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सुनी है ना ये टर्म्स एटलीस्ट। तो यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम ऐड कर देते हैं तो दैट इज योर न्यूक्लियस। ये कहीं ना कहीं सेंटर में लाइड है, इनका मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा कम होता है, इसी वजह से ये उड़ रहा होता है इनके आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी ये होती है आपकी न्यूट्रॉन से। तो अब देख लो जो एटम हमें दिखाई भी नहीं देते नेकेड आई के साथ, इवन रेडिएशंस का यूज करना पड़ता है तब जाके वो दिखाई देते हैं, वो भी साइंटिस्ट लेवल पे, हमें कुछ पता नहीं चलता। पर इनके अंदर भी तीन चीजें हैं, और एक जाके छोटी सी चीज देख रहे हो आप जिसको बोला न्यूट्रॉन, उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स वाई जितनी छोटी चीज है उतनी ही डेंजरस भी है एट द सेम टाइम। तो न्यूक्लियर फीजन में क्या होगा, फीजन में कोई बड़ी चीज होगी, कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो टूटेगा और छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएगा। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आएंगे, आपस में फ्यूज करेंगे और एक बड़ा जो है स्ट्रक्चर बना के आपको दे देगा। तो खैर ये तो पूरा डिटेल में आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हो, आपको अभी बस इतना ही देखना था कि फ्यूजन आ जाए, फीजन आ जाए, तो उनके क्या क्या मतलब है। न्यूक्लियर फ्यूजन देखनी हो अगर आपको, तो सन के अंदर जो प्रोसेस चल रही है दैट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात करें तो जो हमारे रिएक्टर्स हैं दे आर वर्किंग ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। जो आपका ये फ्यूजन है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इसके ऊपर, खैर स्पार्क है जैसे आपके यूएस के अंदर, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी चल रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो जब आएंगी तब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले माइक्रो रिएक्टर भी होते हैं, 1 मेगावाट से लेके 20 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाले हम बात कर रहे थे अभी जो भारत वाले मॉड्यूलर्स पड़े, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 20 मेगावाट या 30 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एंड जो लार्ज वाले होते हैं उनकी फिर 300 के बियॉन्ड चली जाती है, 1000 से ऊपर जा सकती है, तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्लांट्स को अगर आप देखोगे, वो देखो ट्रक के ऊपर लोड किया हुआ है, तो मतलब मोबाइल है नेचर में, एक जगह से दूसरी जगह पे आप कैरी कर सकते हो। ये स्मॉल मॉड्यूलर कंपैरेटिवली इससे तो छोटे ही हैं। इस प्लांट को देखो, इसमें बड़ी सारी चीजें लगी हुई हैं, पर इस केस में देखोगे छोटा है। शिप वगैरह के ऊपर भी ये बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने केस पढ़ा था रशिया का, रशियाज एकेडेमिक लोमोनोसोव, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इवन इंडिया को टेक्नोलॉजी देने की श्योरिटी भी दी हुई है फ्रॉम द रशियन साइड। तो दो इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगे हुए हैं, 35 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो मोबाइल है, पानी के ऊपर भी आप जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के फीचर देखें तो छोटे होते हैं साइज में, एनर्जी जो प्रोडक्शन रहती है वो भी कम रहती है, 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो छोटे छोटे में टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और काफ़ी रिलायबल है, लो कार्बन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों जा रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तरफ जबकि एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि इसको बनाने में ही 10-12 साल लग जाते हैं, ये जो बड़े साइज के रिएक्टर्स रहते हैं, तो इसी वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर्स बना लें। ऊपर से हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है उसकी भी डिमांड राइज कर रही है, ठीक है। ऊपर से हमने बोला है कि हमें एनर्जी क्या करनी है, क्लीन, साफ करनी है, और इसमें कार्बन का सोर्स कम है। ऑल्दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इससे भी इमर्ज करते रहते हैं, पर वो फिर वही बात आ गई कि बहुत कम होते हैं इफ कंपेयर टू द कार्बन। तो कार्बन का एमिशन इज वेरी लो, तो इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूसेज रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बाकी जितने भी एनर्जी सेक्टर्स होते हैं, सब जगह पे आप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे। एक नाम याद आना चाहिए, होमी, यस, होमी जे भाभा। तो उन्होंने बोला था नेहरू जी को कि हमें अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 1947 से पहले 1945 में यूएस ने क्या किया था, बॉम्ब फोड़ दिए थे। कहाँ पे फोड़े थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो एक तो इम्पोर्टेंस बताई, होमी जी ने बोला कि हमें अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर देना चाहिए। पर अब जैसे हम नए नए आज़ाद थे तो हमारा फोकस था मेनली पीस के ऊपर, कि नहीं हम शांति का प्रस्ताव रखेंगे। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट से मैं बात करूंगा कि हमें पीस की तरफ जाना चाहिए। चलो खैर वो बात निकली 1947 के बाद। हम आगे 48 में, 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना तो दिया अपना कि ठीक है एक टाइम पे हमारे पास भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, बना दिया कमीशन। जस्ट 1949 में एक और कंट्री ने टेस्टिंग कर ली, रशिया। रशिया भी बन गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टेस्ट करके बन गई कि उनके पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं। फिर दोबारा से एक जो मैसेज था वो गया अपनी कंट्री को कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देख लेनी चाहिए। थोड़ा टाइम बीता, 1952 के आसपास यूके ने भी टेस्टिंग कर ली, यूके के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन थे। फिर टाइम गया गया 1962, अभी यहाँ भी हमने सोचना शुरू कर दिया था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर लेना चाहिए, और तभी को हो जाती है इंडो चाइना वॉर। और इवन जो ये चाइना वाले थे, इन्होंने 1962 में अपना जो वेपन था वो भी ट्राई कर लिया था कि हमारे पास भी ये वेपन्स है। अब जैसे ही सोचा उनकी टेस्टिंग के बाद उन्होंने वॉर शुरू कर दी थी, तो उससे और डिस्टर्बेंस आई। अब श्योरिटी थी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आएगी। 1965 में फिर से डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक पाकिस्तान वालों ने लड़ाई कर दी, पर इन्होंने कोई वेपन टेस्ट नहीं किया था, इनके बस की नहीं थी वो। फिर उसके बाद गए 1968 में फ्रांस ने अपनी जो टेस्टिंग थी वो पूरी कर ली, और ये वही लोग हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। जैसे ही फ्रांस ने अपनी टेस्टिंग कर ली, सक्सेसफुल रही, 1968 में ले आए एक नई ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बोला कि हमें शांति एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कोई भी अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। इंडिया ने सीधी मना कर दी कि ये क्या बात बनी है, आपने खुद तो बना ली अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अब बाकियों को मना कर रहे हो। फिर आता है 1974, टाइम गया गया, स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक ऑपरेशन होता है, पोखरण 1 भी जिसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टेस्ट जो था पूरा सक्सेसफुल तो नहीं था, ऑल्दो पार्शियल सक्सेसफुल था, पर हमने अपनी टेस्टिंग कर ली। उसके बाद 1996 का टाइम पीरियड आ गया, सीटीबीटी। रशिया ने इससे एब्सटेन कर लिया है। पहले वो यहाँ पे कर चुके थे डबल सिग्नेचर,
पर अब उन्होंने एब्सटेन कर लिया। उन्होंने बोला यूएस तो है नहीं इसका मेंबर, हम भी क्यों रहें, ऊपर से वो यूक्रेन के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उन्होंने सीटीबीटी से खुद को एब्सटेन कर लिया है। सीटीबीटी में क्या बोला गया था, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। सीटीबीटी में बोला गया कि जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं आपके न्यूक्लियर वेपन बनाने में, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, तो सीटीबीटी। फिर 1998 ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ही सीट्स पे बहुत तगड़े लीडर्स बैठे हुए थे, एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम और सरकार किसकी थी उस टाइम पे, और लीडर कौन थे, वाजपेयी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सक्सेसफुल हुआ। हुआ क्या था, काम तो इसका बहुत पहले से चला हुआ था, पर एपीजे अब्दुल कलाम समझाने की ट्राई तो कर रहे थे कि सैटेलाइट देख रही है यूएस की, और वो उस टाइम पे ना मतलब इंडिया के ऊपर से 2 टाइम गुजरती थी, मतलब पूरा दिन गुजरती थी, सिर्फ 2 घंटे नहीं गुजरती थी। तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था कि ऐसे हमें अपना काम करना पड़ेगा, ये जो 2 घंटे का स्पैन आ रहा है इसी में हम सारा काम करते थे। फटाफट से वो उसी टाइम पे मतलब जो भी उनका प्रोसीजर रहता था वो किया करते थे, तब जाके 1998 में सक्सेसफुल हुआ था। इससे पहले हम फंस गए थे, फिर यूएस ने मना कर दी थी, ऑब्जेक्शन कर दी थी कि ये आप न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो 1998। फिर 2003 टाइम निकलता गया, फिर हमने भी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दे दी कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, और किसी ने अगर यूज़ किया हमारे ऊपर फिर उनको छोड़ेंगे नहीं। मिनिमम डेटरेंस है, दूसरों को डराने के लिए हमने अपने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं। हमारे पड़ोसियों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इस वजह से हमने भी अपने वेपन बना रखे हैं, और हम पीस ही एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके बाद हमने भी अपनी डॉक्ट्रिन दे दी। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब देखो, जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी अलाउ करेंगे, तो क्यों करेंगे, क्योंकि इंडिया ने कुछ एम्बिशन रखे हुए हैं, जैसे 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेट करनी है इंडिया को बाय द एंड ऑफ 2030। और ये प्लेज लिया कब था, ये लिया था COP 26, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था इन ग्लासगो। यहाँ तक पूछ लिया जाता है क्योंकि मेन टारगेट लिए हुए थे। तो ग्लासगो कहाँ पे है, हाँ स्कॉटलैंड, यूके का पार्ट आ गया। ठीक है, 2021, फिर 27, ये आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, इजिप्ट में हुआ था, और 28 दुबई, और इस साल नवंबर में जो शुरू होने वाला है अजरबैजान में होगा, COP 29। तो ये आपकी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, आई थिंक अब कॉरिडोर वगैरह पढ़ने की फिर से ज़रूरत नहीं है, कि है, बता दो फिर कॉरिडोर कौन सा है यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, फिर से भूल गए बताओ। अरे लाचिन कॉरिडोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूला मत करो। और कॉन्फ्लिक्टेड एरिया कौन सा है, नगोर्नो काराबाख, भूल गए, काराबाख, हाँ बोला, जोर से नहीं बोला आज, सुनाई नहीं दे रहा था, सॉरी। चलो ठीक है, ओके नाउ न्यूक्लियर फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि कैसे रेगुलेशंस चलती हैं हमारे इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ठीक है हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। हमारी एक एक्ट है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको अमेंड करा गया एक बार 1987 में, जिसके तहत एक सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 3 क्लॉज ए, और इसमें बोल दिया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक तरह से मोनोपोली आ गई किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ये चाहेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। क्या क्या डिसाइड करेंगे, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कहाँ पे पावर प्लांट लगाना है, डेवलपमेंट और डिस्पोजल, वेस्ट भी तो निकलेगा, कहाँ पे उसका डिस्पोजल रहेगा, सारे डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 क्लॉज ए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। उसके बाद एक पिटीशन भी डली थी जिसमें चैलेंज करा गया कि सेंटर की इस तरह से मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। पर ये पिटीशन जो थी वो खारिज कर दी जाती है, अभी रिसेंट ही है, सितंबर 17, 2024। तो ये जो पिटीशन थी इसको खारिज कर दिया जाता है, ये बोल के कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर कोई सेफ्टी इशू आ जाता है तो फिर डिजास्टर भी हो सकते हैं। तो उस करके ये जो थी पिटीशन, इसको ख़त्म कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि मिसयूज़ हो सकता है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो इनको रोकने के लिए हम हर किसी को जो है ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद एक और आपका लाइबिलिटी लॉ है, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ। अब इसमें क्या है, ये 2010 के एक एक्ट के तहत आता है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। डैमेज आ गया मतलब इनकेस कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो उससे जो भी डैमेज होगा
उसमें उस फर्म की गलती थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करेगा, उसी को पैसे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठेगा। आगे जो राइटर हैं वो बताएंगे कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कि कई बार हो सकता है कोई सेफ्टी इशूज, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो सारे लिए थे फर्म ने, पर कोई मिसहैपनिंग होगी, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। ठीक है, वहां पे गैस बनती गई, नीचे जिनॉन वगैरह जो स्टीम थी वो बनती गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो वैसी मिसहैपनिंग तो हो ही सकती है ना, अब नीचे जाके कौन ही देखेगा उस स्टीम के अंदर की कोई मैल फंक्शनिंग हो रही है। तो रेगुलेशन के अंदर कुछ अनसर्टिनिटीज आपको मिलेंगी, जैसे ये लाइबिलिटी वाला हमने देखा, डैमेज एक्ट वाला देखा। इसके बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे पहले कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही चेक रखते हैं। वे फॉरवर्ड में ये सजेस्ट करा गया है कि 51% जो रोल रहेगा वो गवर्नमेंट का कर दो, एंड जो 49% बचेगा उसका प्राइवेट का कर दो। इन शॉर्ट जो कोर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्टर को भी बताए जाए। फॉर नाउ कौन देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआईएल ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ ईपीसी प्रोवाइड करी है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी जो भी कंस्ट्रक्शन में चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोवाइड करी हुई हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा ही ये है कि जो कोर वाली है ना, जिसपे R&D चाहिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होती है, वो भी प्रोवाइड करी जाए प्राइवेट सेक्टर को। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है काफ़ी कॉस्टली भी होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, पर जब तक गवर्नमेंट के ऊपर रहेगी, अभी रशिया ने बोल तो दिया है पर आई नहीं है टेक्नोलॉजी, अभी भी फर्क है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ओरिएंटेड है पूरा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो अभी के लिए क्या है, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड सेकेंड NPCIL, यही गवर्न कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ ईपीसी प्रोवाइडेड है, एक दो टर्म्स लगा के गलत बना दी जाती है स्टेटमेंट। सिर्फ अभी के लिए क्या दिया हुआ है, ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा ब्रॉड बना सकते हैं। तो ये 2023 में इन्होंने सबमिट करी थी एक रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने पहली बात तो यही बोली कि हमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए अपने ये जो रिएक्टर्स हैं उनको बनाने में। तो पहली चीज तो वही है। अब क्या क्या प्रोविजन दिए, सबसे पहला था ये जो लाइबिलिटी वाला फ्रेमवर्क पड़ा, कि अगर गलती नहीं भी है तब भी आप उस पर लाइबिलिटी लगा रहे हो, पहले तो ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा बोला यहाँ पे प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इससे थोड़ा सा आगे लेके जाओ, R&D में भी इन्वॉल्व करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व किया जाए। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब देखो बोला गया है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो लगभग $26 बिलियन इतनी जो इन्वेस्टमेंट है अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, अभी जैसे बेंगलोर में आपने देखा होगा, उन्होंने बोला है ना कि कन्नड्स को ही, मतलब 10 सीट है अगर मैनेजर की तो 7 जो है वो अब कन्नड्स को दी जाएंगी। कहीं ना कहीं अब जो इन्वेस्टमेंट है वो बेंगलोर की तरफ से ऊपर की तरफ को आनी भी शुरू हो चुकी है। तो वही चीज़ बोला गया है कि अगर आप प्राइवेट को इन्वॉल्व करते हो तो यहाँ पे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर की साइड से हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। $26 बिलियन तक का आइडिया लगाया गया है। पर ये तभी होगा जब आप प्राइवेट सेक्टर को R&D में भी इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, ईपीसी में तो है ही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें चाहिए उसमें तो अभी भी है, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, R&D में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। और उसके बाद बोला है रेगुलेटरी ओवरसाइट, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया हुआ है जिसका एक रूल नंबर 35 है, एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004, जिसके तहत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को एक ग्रांट दे दी जाती है। क्या दी जाती है, ओवर द रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी। पर कंसर्न ये है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है अगेन कि प्राइवेट को इन्वॉल्व किया जाए, रेगुलेशन जो है वो शुड बी प्रॉपर। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बात करी गई है। एक बिल लाया गया था इसी चीज़ को अचीव करने के लिए कि प्राइवेट इसमें मर्ज कर दिया जाए, पर ये बिल कभी इनैक्ट ही नहीं हुआ, तो इसकी बात करने का भी कोई मुद्दा नहीं है। न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल तो अभी कंसीडरेशन में आई है दोबारा से बात कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, तो मे बी ये बिल के ऊपर भी थोड़ी बात हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोला गया है, वही बात आ गई 51% इज टू 49%, मतलब जो डोमिनेंस रहेगी इन शॉर्ट गवर्नमेंट की ही है 51%, 2% कम है प्राइवेट की। तो ये जो जॉइंट वेंचर वाला जो फॉर्मूला है, PPP वाला जो मॉडल है, उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने के लिए बोला है। और रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली चेक रखे ताकि कोई मिसयूज ना हो।
और कोई मिसहैपनिंग ना हो। नाउ ये वही लिखा है दोबारा से कि पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर भी आप बोल सकते हो। तो एग्जिस्टिंग लॉ में बोला है कि 51% ऑनरशिप न्यूक्लियर प्लांट्स की गवर्नमेंट को दे दी जाए एंड बाकी की जो बची वो आपके प्राइवेट सेक्टर्स में दे दी जाए। और एडिशनली जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जब दोनों काम करेंगे साथ में, तो ये आरटीआई के तहत भी आ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर भी आ जाएगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ताकि जो भी काम चल रहा है अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर उसकी पूरी डिटेलिंग्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगी। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 4 है आरटीआई एक्ट का, जिसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अनटिल और अनलेस कोई डिफेंस रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड इशू ना हो। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। एंड सेक्शन 6 इज रीजनेबल पब्लिक क्वेरीज। अब किसी ने क्वेश्चन डाला, 10 रुपए में डाल सकते हो ना आप आरटीआई, पता होगा आपको। तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक की क्वेरी आ रखी है तो उसका आंसर करना पड़ता है, रीजनेबल आंसर करना पड़ेगा। फालतू फालतू भी होते हैं बड़े सारे क्वेश्चन, उनको अवॉइड कर दिया जाता है, बट स्टिल जो रीजनेबल होती है चीज उसका आंसर यहाँ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी स्टैंडर्ड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दोबारा से उसी लाइबिलिटी एक्ट की ही बात करी गई है कि उसमें भी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या रीजन था बिहाइंड द एनी एक्सीडेंट। एग्जाम्पल दिया जाता है चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986। अब पता तो चीजें बाद में लगी थी, उनका न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 था वो जिसमें ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। कंट्रोल रॉड्स लगी होती हैं इस तरह से। अब नीचे क्या हुआ, वो लगा था आपका मॉडरेटर जिसमें पानी वगैरह डाला होता है ताकि कूलिंग भी कांस्टेंट रहे। पर यहाँ पे गलती से जीनोन वगैरह बनना शुरू हो गया था और साथ में पानी बहुत खतरनाक तरीके से उबल रहा था। जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने सोचा टेस्टिंग कर लेते हैं आज। उस दिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी तो उन्होंने ये जो रॉड्स थी ना ये नीचे कर दी। अब सोचो नीचे से स्टीम आ रही है, ऊपर से रॉड भी आ गई, क्या होगा? एकदम से ब्लास्ट होगा। तो वही चीज यहाँ पे हुई, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी प्लेट थी, वजन था लगभग 1000 टन का, वो पूरी उड़ गई वहां से। और उसके बाद आपका आयोडीन के आइसोटोप, उससे निकले रेडिएशन के अंदर 131, ये डिजीज कॉजिंग होता है। एक आयोडीन आप पढ़ते हो ना, गोइटर से प्रिवेंट करता है, ये वाला जो होता है ये आपको प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो आइसोटोप्स सुने होंगे आपने, आइसोटोप, आइसोबार एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने छुपा तो ली थी बात चेरनोबिल डिजास्टर होने के बाद कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। 2 दिन के बाद फिनलैंड की हवा में चेंजेस आ गए, एयर क्वालिटी जो थी उनकी वो डिक्रीज कर गई। फिर देखा उन्होंने कि नॉर्वे फिनलैंड सारे ही थे, ये नॉर्डिक कंट्रीज थी, इनमें एयर क्वालिटी बिगड़ी। फिर उनको डाउट हुआ नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। पहले उन्होंने अपने जो भी इंडस्ट्रियल साइट्स थी उन पे चेक लगाया कि कुछ अपने पास प्रॉब्लम तो नहीं। फिर नहीं, फिर देखी डायरेक्शन कि कहाँ से आ रहे हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्रॉब्लम ये थी कि सीजियम, आयोडीन ऐसे एलिमेंट दिख रहे थे उनके इंडेक्स के अंदर। फिर उनको पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। फिर बताया यूएसएसआर ने कि ओ जी हमारा फट गया था ये गलती से पावर प्लांट एक। तो फिर पता चला इसके बारे में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। एक और सुना होगा आपने, फुकुशिमा दाइची एक्सीडेंट ऑफ 2011 जापान में। कौन से एरिया में? होन्शु। अर्थक्वेक आया यहाँ पे, 9 क्या बोलते हैं यूनिट को? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड था 9 के बराबर। अब अर्थक्वेक तो आया था, फटाफट से टीम एक्टिव होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट की कि ये ठीक करना पड़ेगा अदरवाइज यहाँ पे सारे ब्लास्टिंग हो जाएगा। अर्थक्वेक के बाद आ गई सुनामी। सुनामी गई 50 फीट की और उसके बाद सब डिस्ट्रॉय हो गया। पानी यहाँ पे उबल रहा था, सारा पावर प्लांट जो बाहर से बैकअप्स ले रखे थे सब बंद हो गया और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो जब भी न्यूक्लियर डिजास्टर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हो, इन दोनों का जरूर से मेंशन करें, काफी पॉपुलर हैं। चेरनोबिल तो है ही, फुकुशिमा भी इंपॉर्टेंट है, 2011 का है। खैर स्टोरी नहीं हमें करनी अभी। नाउ कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर अंडर CLNDA सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इन इंडिया। इसमें बोला गया है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसको सिविल लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, मतलब उस एरिया में जो भी लॉस हुआ वो लाइबिलिटी कौन देगा? जिसकी वो फॉर्म थी। एंश्योर प्रॉम्प्ट कंपनसेशन टू विक्टिम्स। अब इम्पैक्ट भी हो जाते हैं, जैसे छोटी मोटी ट्रेजिडी इफ कंपेयर टू द न्यूक्लियर, भोपाल गैस ट्रेजिडी, सोचो वही कितनी डेंजरस थी। तो जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर कॉज करते होंगे तो इट कैन बी ब्रूटल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो विक्टिम्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम आई इन चीज़ों से, किसी की डेथ हो जाती है, कईयों के अंदर रेडिएशन चली जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो इंश्योर किया जाए कि उनको कंपनसेशन दी जाए। तो वही देंगे अगेन जो फॉर्म वाले होंगे। आगे बोला गया नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अगर गलती नहीं भी थी
और आपके फर्म के अंदर कोई ऐसी डिजास्टर वाली सिचुएशन आती है तब भी आपको लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। तो इस लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज यहाँ पे दिया गया है जिसमें बोला गया कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि किस वजह से डिजास्टर हुआ था। वही बात आ गई, मिसयूज भी हो सकता है चीज़ों का, ठीक है, बाहर से कोई फंडिंग आ रखी थी, लोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड लाइबिलिटी फिल करने से पहले। तो यहाँ पे भी बोला गया है। नाउ ग्राउंड्स क्या क्या हैं, तो पहले तो 2 पॉइंट्स वही हैं, ये केस याद रख लेना अगर रहता है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। जी सुंदरराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2013 का है। तो चेरनोबिल का केस और ये फुकुशिमा जो डिजास्टर हुए थे, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बोला कि जो तमिलनाडु में आप कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे डिजास्टर हो सकते हैं, अल्टीमेटली पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था इसका। एंड सुप्रीम कोर्ट ने खैर डायरेक्शन दे दी थी, अब तो है भी पावर प्लांट वहाँ पे, तो ये तो दे दी थी डायरेक्शंस। नाउ स्पेसिफिक नीड्स क्या क्या हैं, तो बोला गया है कि फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, खैर वो आप खुद ही बोलो। इंडिया को थोड़ा अपने टारगेट्स की तरफ भी देखना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर शिफ्ट करना है तो हमें फॉसिल फ्यूल से बेटर क्या चाहिए, क्लीन एनर्जी का सोर्स चाहिए, और वो हमें इस टाइम पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिख रही है। इवन अगर यूएस का आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे यूएस अपनी 1.5 साल की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही यूज करता है, ठीक है, तो क्लीनर सोर्स है इफ कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल। और इंडिया के अंदर देखें तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कहाँ से बना रहे हैं, कोल वगैरह से बना रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्लीन एनर्जी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है यू कैन नोट इट। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमें बनानी है बाय द एंड ऑफ 2030, पहला टारगेट। उसके बाद 2070 का एक टारगेट ले रखा है जिसमें हमने बोला है नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय द एंड ऑफ 2070। सोलर पावर से बोला है 280 गीगावाट। ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि क्लीनर सोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से भी आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन के अंदर। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोला है हमने कि 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कर देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाय द एंड ऑफ 2030। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, इसी वजह से हम फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर।